नमस्कार विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एल्गोरिदम के बारे में चर्चा करेंगे। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम, जिसे इसके रचनाकारों रॉबर्ट फ्लॉयड और स्टीफन वॉर्शल के नाम पर रखा गया है, कंप्यूटर विज्ञान और ग्राफ थ्योरी में एक मूलभूत एल्गोरिदम है। इसका उपयोग एक वेटेड ग्राफ में सभी जोड़ों के बीच सबसे छोटे पाथ को खोजने के लिए किया जाता है। यह एल्गोरिदम अत्यंत कुशल है और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के एज वेट्स वाले ग्राफ को संभाल सकता है, जिससे यह नेटवर्क और कनेक्टिविटी से संबंधित समस्याओं को हल करने की बहुमुखी उपकरण बन जाता है। यह एल्गोरिदम ग्राफ थ्योरी के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग किसी भी ग्राफ में सभी जोड़े शॉर्टेस्ट पाथ को खोजने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है कि इस एल्गोरिदम की मदद से हम किसी भी ग्राफ में किसी भी दो नोड के बीच सबसे कम वजन वाला पाथ खोज सकें। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम की सबसे खास बात यह है कि यह एक डायनामिक प्रोग्रामिंग आधारित एल्गोरिदम है। इसका उपयोग हम ऐसे ग्राफ्स में भी कर सकते हैं जहां एजेस का वजन नेगेटिव हो, लेकिन इसमें नेगेटिव वेट साइकिल नहीं होना चाहिए। यह एल्गोरिदम ग्राफ के नोड्स के बीच सभी संभावित पाथ्स को व्यवस्थित तरीके से जांचता है और फिर उनमें से सबसे छोटा पाथ चुनता है। इस एल्गोरिदम की समय जटिलता अर्थात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n क्यूब है, जो कि इसे मध्यम आकार के ग्राफ के लिए काफ़ी व्यवहारिक बनाती है। यह एल्गोरिदम 3 नेस्टेड लूप्स के माध्यम से काम करता है, जिनमें हर एक ऑपरेशन की समय जटिलता बिग O ऑफ 1 है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ग्राफ में नोड्स की संख्या बढ़ती है, इस एल्गोरिदम का प्रदर्शन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि यह किसी भी ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर भी खोज सकता है। इसका अर्थ है कि हम इस एल्गोरिदम का उपयोग करके यह पता कर सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में किसी भी नोड से किसी अन्य नोड तक कोई पाथ है या नहीं। अब हम फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम के पूर्व शॉर्टेस्ट पाथ की संरचना को समझते हैं, जो हमें एल्गोरिदम को समझने में मदद करेगा। क्या आपने कभी सोचा है गूगल मैप इतनी जल्दी सबसे अच्छा रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? इसका राज है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सबसे छोटा रास्ता। आज हम देखेंगे कि इस सबसे छोटे रास्ते की संरचना क्या है। किसी भी नक्शे या नेटवर्क में दो जगहों के बीच सबसे छोटा रास्ता ही शॉर्टेस्ट पाथ है। यह सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि समय, खर्च या किसी अन्य और पैमाने पर भी सबसे कम हो सकता है। नेटवर्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में इसका बहुत महत्व। अब हम समझेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनाते हैं। किसी भी रास्ते में कुछ बीच के पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम इंटरमीडिएट वेक्टर्स कहते हैं। हम इन बीच के पॉइंट्स के आधार पर रास्तों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ शुरुआत और अंत के बीच का सीधा रास्ता देखेंगे। फिर एक बीच के पॉइंट को जोड़कर देखेंगे कि कौन सा रास्ता छोटा हुआ। धीरे धीरे और बीच के पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे और हर बार एक छोटा रास्ता निकालते जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एक खास तरीके से बनता है। यह समझना हमें अच्छे एल्गोरिदम बनाने में मदद करता है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ G है, जिसमें V 1 से n तक वेक्टर्स लेता है। किसी भी पाथ को हम उसके इंटरमीडिएट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जो शुरुआती और अंतिम नोड के बीच आते हैं। उदाहरण के लिए
यदि हमारे पास एक ऐसा पाथ है जिसमें 1, 3, 5, 7 पॉइंट्स हैं, तो 3 और 5 इस पाथ के इंटरमीडिएट वेक्टर्स हैं। अब हम उन सभी पाथ्स को देखेंगे जिनके इंटरमीडिएट वेक्टर्स एक निश्चित सेट 1 से k से हो सकते हैं, जहां k एक वेक्टर है। इस सेट में मौजूद वेक्टर्स के आधार पर हम सबसे कम वजन वाले पाथ का चयन करेंगे। यह दृष्टिकोण हमें शॉर्टेस्ट पाथ को निम्नलिखित तरीके से खोजने में मदद करता है। पहला, आधार मामला। जब k = 0 होता है तो हमारे पास केवल सीधे किनारे वाले पाथ होते हैं। हम इन पाथ को वजन को आसानी से गणना करते हैं। पुनरावृत्ति, हम k के मान को 1 से n तक बढ़ाते हुए प्रत्येक k के लिए सबसे कम वजन वाले पाथ को ज्ञात करते हैं। अंतिम परिणाम, जब k = n होता है तो हमने सभी संभावित पाथों का मूल्यांकन कर लिया होता है और हमारे पास सबसे कम वजन वाला पाथ मिल जाता है। यह दृष्टिकोण हमें शॉर्टेस्ट पाथ की संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें विभिन्न प्रकार के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। आइए अब हम इस एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दी गई चित्र को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि पाथ P वेक्टर I से वेक्टर J तक का एक शॉर्टेस्ट पाथ है। इस पाथ में k वेक्टर्स सबसे उच्चतम क्रम वाला इंटरमीडिएट वेक्टर है। P को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पाथ P1, यह पाथ I से k तक जाता है और इसमें सभी इंटरमीडिएट वेक्टर्स 1 से k-1 से होते हैं। दूसरा पाथ P2, यह पाथ k से j तक जाता है और इसमें सभी इंटरमीडिएट वेक्टर्स 1 से k-1 से होते हैं। इस प्रकार पाथ P का प्रत्येक हिस्सा P1 और P2 भी ऑप्टिमल पाथ है, क्योंकि यह k तक और k से आगे के पाथ भी वही वेक्टर्स उपयोग कर रहा है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जरूरी है। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम इसी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की अवधारणा का उपयोग करता है ताकि सभी वेक्टर्स के बीच शॉर्टेस्ट पाथ को प्रभावी ढंग से खोजा जा सके। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास एक बड़ा ग्राफ है तो हम इसे छोटे छोटे पाथ में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक पाथ के लिए सबसे कम वेट का पाथ खोज सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम ग्राफ के हर हिस्से के लिए सबसे अच्छा पाथ खोजें और फिर उन्हें मिलाकर पूरे ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ। आइए अब हम ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ समस्या के लिए एक रिकर्सिव समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास कई शहर हैं और इन शहरों के बीच सड़कों की दूरी दी गई है। आप किसी भी 2 शहर के बीच सबसे छोटे रास्ते की दूरी जानना चाहते हैं। इसे हल करने के लिए हम एक खास तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे पुनरावृत्ति कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें सभी शहरों के बीच की सीधी दूरी दी हुई है। अब हम इस टेबल को बार बार बदलेंगे। हम बार बार एक नए शहर को शामिल करेंगे और देखेंगे कि उस शहर के रास्ते से किसी भी 2 शहरों के बीच की दूरी कम हो सकती है या नहीं। हम यह कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास शहर A से शहर B तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता निकाल लिया है। अब हम एक नए शहर C जोड़ते हैं। हो सकता है कि A से C तक जाने के बाद C से B जाने का रास्ता पहले से ही निकाले गए A से B के रास्ते से छोटा हो।
इस तरह हम सभी संभावित रास्तों की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने के बाद हमें एक टेबल मिलेगी जिसमें यह शहर से हर शहर की सबसे छोटी दूरी लिखी होगी। यह तरीका काफ़ी कारगर है और इसे फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम कहते हैं। इस एल्गोरिदम में हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें शुरुआत में सभी शहरों के बीच की दूरी होती है। फिर हम इस टेबल को बार बार अपडेट करते हैं और हर बार नए शहर को शामिल करते हैं। अंत में हमें सभी जोड़ीदारों के बीच सबसे छोटे पाथ की जानकारी मिल जाती है। आइए अब हम इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 शहर हैं, A, B, C और D। इन शहरों के बीच की सीधी दूरी नीचे दी गई हुई है। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें इस तरीके से इन्हें अरेंज किया गया है। यह टेबल तिरछे लाइन पर सभी मान 0 ले रहा है क्योंकि किसी शहर से खुद तक की दूरी 0 होती है। अब हम इस टेबल को अपडेट करना शुरू करते हैं। पहले चरण में हम किसी भी मध्यवर्ती शहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो टेबल वही रहेगा। दूसरे चरण में हम शहर A को मध्यवर्ती शहर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि क्या A से होकर जाने पर B और C के बीच की दूरी कम हो सकती है। B से A की दूरी धन A से C की दूरी अर्थात 5 धन 7 बराबर 12। यह B से C की सीधी दूरी 3 से ज़्यादा है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होता। इसी तरह हम सभी संभावित जोड़े के लिए जांच करते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। तीसरे चरण में हम B को मध्यवर्ती शहर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बार हम देखते हैं कि A से C जाने के लिए B से होकर जाना बेहतर है, अर्थात A से B की दूरी धन B से C की दूरी बराबर है 8 के। यह A से C की सीधी दूरी 7 से कम है, इसलिए टेबल में A से C की दूरी को 8 बदल देते हैं। इसलिए हम बाकी जोड़ों के लिए भी जांच करते हैं और टेबल को अपडेट करते हैं। हम इस प्रक्रिया को शहर C और D के लिए भी दोहराते हैं। अंत में हमें एक टेबल मिलेगा जिसमें सभी शहरों के बीच सबसे छोटी दूरी होगी। यह टेबल हमें बताएगा कि किसी भी 2 शहरों के बीच जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। यह एक सरल उदाहरण है। वास्तविक जीवन में हमें शहरों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती है और गणनाएं जटिल होती जाती है, लेकिन मूल विचार यही रहता है। हम एक टेबल बनाते हैं और उसे बार बार अपडेट करते हैं और अंत में सभी जोड़ीदारों के बीच सबसे छोटे पाथ की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस समाधान को समझने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ अनुमानों की एक रिकर्सिव फॉर्मूलेशन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि D of K for ij वह शॉर्टेस्ट पाथ का वजन है जो वेक्टर्स I से वेक्टर J तक जाता है और इस पाथ के सभी इंटरमीडिएट वेक्टर्स सेट 1 से K के भीतर है। जब K 0 होता है तब 1 से J तक का पाथ जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट वेक्टर्स नहीं होता, वह वास्तव में बिना किसी इंटरमीडिएट वेक्टर्स के होता है। एक पाथ में अधिकतम एक ही एज होता है, इसलिए D of 0 for ij बराबर हो जाता है W of ij के। आगे की चर्चा में हम आधार पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि D of K for ij को पुनरावृत्त रूप से अर्थात रिकर्सिवली निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। D of K for ij बराबर होगा वेट W of ij के यदि K 0 होता है। यदि K 1 से अधिक या उसके बराबर होता है तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे
d of k-1 फॉर ij और d of k-1 फॉर ik धन d of k-1 फॉर kj के बीच। इस सूत्र के अनुसार किसी भी पाथ के लिए हम इंटरमीडिएट वेक्टर सेट 1 से n में आते हुए दिखता है। अंततः मैट्रिक्स d of n बराबर हो जाता है d of n फॉर ij के। हमें अंतिम उत्तर देगा जहां d of n फॉर ij बराबर हो जाएगा डेल्टा i, j के, जो वेक्टर्स i और j के बीच एक शॉर्टेस्ट पाथ दर्शाता है। फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिदम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जोड़ीदारों के बीच सबसे छोटे पाथ की गणना करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह एक ग्राफ में हर नोड से हर नोड तक की सबसे कम दूरी निकालता है। आइए अब हम समझते हैं कैसे यह काम करता है 3 अलग कदमों में। पहला आधार स्थिति होती है जो कि सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाने के लिए कहती है, जिसमें हर नोड से दूसरे नोड की सीधी दूरी होती है। अगर दो नोड के बीच सीधा रास्ता नहीं है तो उसकी जगह अनंत इन्फिनिटी या बहुत बड़ी संख्या डाल देते हैं। पुनरावृत्ति में हम एक लूप चलाते हैं जो हर नोड को एक एक करके मध्यवर्ती नोड के रूप में इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि अगर किसी दो नोड के बीच की दूरी इस मध्यवर्ती नोड के जरिए कम की जा सकती है या नहीं। अगर हम कम हो सकती है तो हम मैट्रिक्स में उस दूरी को अपडेट करते हैं। अंतिम परिणाम में जब हम सभी नोड्स को मध्यवर्ती नोड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हर नोड से हर नोड तक की सबसे छोटी दूरी होती है। मान लीजिए हमारे पास 4 शहर हैं A, B, C और D। उनके बीच की दूरियां निम्नलिखित तरीके से परिभाषित है। यहाँ इन्फिनिटी का मतलब है कि दो नोड के बीच सीधा रास्ता नहीं है। अब हम फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम चलाते हैं। हर चरण में हम एक नोड को मध्यवर्ती नोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मैट्रिक्स को अपडेट करते हैं। अंत में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें सभी शहरों के बीच की सबसे छोटी दूरी होगी। उद्देश्य किसी ग्राफ में सभी जोड़ीदारों के बीच सबसे छोटा पाथ की दूरी ज्ञात करना। इस एल्गोरिथम के इनपुट में हम W लेते हैं जो कि n क्रॉस n का भार मैट्रिक्स है, जहां W ऑफ i ऑफ j नोड i से नोड j तक जाने की सीधी दूरी को दर्शाता है। n ग्राफ में नोड की संख्या को दर्शाता है। आउटपुट में हमारे पास D है जो कि एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जहां D ऑफ i ऑफ j नोड i के से नोड j तक जाने की सबसे छोटी दूरी को दर्शाता है। हमें इसे इन कदमों में दर्शाना होगा। आधार स्थिति में हम D ऑफ i ऑफ j को नोड i से j तक जाने की सीधी दूरी दर्शाएंगे। केंद्रीय लूप हम लेंगे जिसमें k को 1 से n तक के लिए चलाएंगे, जिसमें हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं D ऑफ k। यह मैट्रिक्स उन सभी रास्तों को दर्शाएगा जिसमें केवल k नोड्स मध्यवर्ती नोड के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर हम इसके भीतर एक i को 1 से n तक के लिए चलाते हैं, जो कि उस अपने अंदर j को 1 से n तक के लिए चलाएगा और d ऑफ k ऑफ i ऑफ j की गणना करेगा, जिसमें हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला सीधा रास्ता जो कि d ऑफ k ऑफ i ऑफ j की गणना करेगा। दूसरा रास्ता है जिसमें kth नोड से होकर जाने वाला रास्ता होगा, जो कि d ऑफ k-1 ऑफ i k धन d ऑफ k-1 k j को दर्शाएगा। d ऑफ k ऑफ i ऑफ j को दोनों विकल्पों में से जो छोटी दूरी होगी हम उसके बराबर सेट कर देंगे। अंतिम परिणाम में जब बाहरी लूप पूरा हो जाता है तो d ऑफ n मैट्रिक्स में सभी जोड़ीदारों के बीच सबसे छोटी दूरी होगी और हम d ऑफ n को वापस करते हैं। इसे हम इस तरीके के छद्म कोड से दर्शा सकते हैं। बाहरी लूप में सभी संभावित मध्यवर्ती नोड पर चलता है।
अंदर के 2 लूप सभी जोड़ीदारों के लिए सभी संभावित रास्तों की जांच करता है। हम 2 विकल्पों में से छोटी दूरी चुनते हैं। सीधा रास्ता d of k-1 of I of j k नोड से होकर जाता है और d of k-1 of I of k धन d of k-1 of k of j को दर्शाता है। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम की समय जटिलता big O of n क्यूब है। इसका मतलब है कि एल्गोरिथम का निष्पादन समय ग्राफ में नोड की संख्या n के घन के समानुपाती बढ़ती है। आइए अब हम ये समझते हैं कि इस समय जटिलता बिग O ऑफ n क्यूब क्यों है। एल्गोरिथम में 3 घोंसलेदार अर्थात नेस्टेड लूप होते हैं। बाहरी लूप k के लिए 1 से n तक चलता है। मध्य लूप i के लिए 1 से n तक चलता है। आंतरिक लूप j के लिए 1 से n तक चलता है। इन तीनों लूपों के चलने से कुल n मल्टीप्लिकेशन n बराबर हो जाता है n क्यूब के, जो कि पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक पुनरावृत्ति में स्थिर समय मान होता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति में कुछ मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं होती है जो स्थिर समय लेती है। इसलिए कुल मिलाकर एल्गोरिथम का समय जटिलता बिग O ऑफ n क्यूब हो जाता है। क्या आप इसके समय जटिलता के प्रभाव को समझ पा रहे हैं? छोटे ग्राफ के लिए यह कौशल है। बिग O ऑफ n क्यूब समय जटिलता व्यवहारिक होती है, परंतु बड़े ग्राफ के लिए यह धीमा हो जाता है। बिग O ऑफ n क्यूब की जो तेजी से बढ़ता है और एल्गोरिथम को धीमा कर सकता है। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम के माध्यम से शॉर्टेस्ट पाथ का निर्माण करने के लिए कई विभिन्न तरीके हैं। एक तरीका है कि पहले शॉर्टेस्ट पाथ वजन की मैट्रिक्स D का निर्माण किया जाए और फिर D मैट्रिक्स से प्रेडिसेसर अर्थात पूर्ववर्ती मैट्रिक्स पाई को तैयार किया जाए। यह कार्य एक बिग O ऑफ n क्यूब समय जटिलता में पूरा किया जा सकता है। प्रेडिसेसर मैट्रिक्स पाई को प्राप्त करने के बाद प्रिंट ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रक्रिया का उपयोग करके दिए गए शॉर्टेस्ट पाथ के वेक्टर्स को प्रिंट किया जा सकता है। एक वैकल्पिक तरीका है कि प्रेडिसेसर मैट्रिक्स पाई को उसी समय पर कंप्यूट किया जाए जब एल्गोरिथम d ऑफ 0 से d ऑफ n मैट्रिक्स की गणना करता है। विशेष रूप से हम मैट्रिक्स पाई ऑफ 0 से पाई ऑफ n की एक श्रृंखला की गणना करते हैं, जहां पाई बराबर होता है पाई ऑफ n से और पाई ऑफ k फॉर ij वेक्टर्स j के पूर्ववर्ती को दर्शाता है, जबकि सभी इंटरमीडिएट वेक्टर्स सेट 1 से k में ही होते हैं। प्रेडिसेसर मैट्रिक्स की पुनरावृत्त परिभाषा जब k बराबर 0 होता है तब वेक्टर्स i और j के शॉर्टेस्ट पाथ में कई इंटरमीडिएट वेक्टर्स नहीं होते। इसलिए पाई ऑफ 0 फॉर i j निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पाई ऑफ 0 फॉर i j बराबर होगा नील के यदि i बराबर होगा j के या फिर वेट इन्फिनिटी होगा। यह i वैल्यू लेगा यदि i j के बराबर नहीं है और वेट जो है वो इन्फिनिटी वैल्यू से कम होता है। जब k 1 से बड़ा या बराबर होता है, यदि पाथ में k एक इंटरमीडिएट वेक्टर होता है, तो इस पाथ पर j के पूर्ववर्ती के रूप में वही वेक्टर चुना जाता है जो k से j तक के शॉर्टेस्ट पाथ को चुना था, जहां सभी इंटरमीडिएट वेक्टर्स सेट 1 से k-1 में आते हैं। अन्यथा जब i से j तक एक पाथ k को एक इंटरमीडिएट वेक्टर्स के रूप में शामिल नहीं करता है, तो j के पूर्ववर्ती के रूप में वही वेक्टर चुना जाता है जो i से j तक के शॉर्टेस्ट पाथ पर है, k-1 इंटरमीडिएट वेक्टर सेट के साथ चुना गया था।
इसे औपचारिक रूप से हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। पाई ऑफ 0 फॉर आई जे बराबर होगा पाई ऑफ k माइनस 1 फॉर के जे यदि d ऑफ k माइनस 1 फॉर आई जे बड़ा होगा d ऑफ k माइनस 1 आई के धन d ऑफ k जे फॉर आई के माइनस 1, या फिर वह पाई ऑफ k माइनस 1 फॉर आई जे लेगा यदि d ऑफ k माइनस 1 फॉर आई जे छोटा या बराबर होगा d ऑफ k माइनस 1 फॉर आई के धन d ऑफ k माइनस 1 के जे से। d ऑफ k और ऑफ पाई ऑफ k मैट्रिक्स की श्रृंखला दिखाई गई है जो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम द्वारा गणना की गई है। यह एल्गोरिदम न केवल शॉर्टेस्ट पाथ वजन की गणना करता है बल्कि प्रत्येक वेक्टर्स के लिए उसके पूर्ववर्ती वेक्टर्स की जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे पूरे शॉर्टेस्ट पाथ को पुनः निर्माण करना संभव होता है। यह मैट्रिक्स की श्रृंखला फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम के क्रमिक चरणों को दर्शाती है जो किसी भी ग्राफ में सबसे जोड़ीदार के बीच सबसे छोटे पाथ की गणना करती है। डी ऑफ के मैट्रिक्स प्रत्येक चरण के पर दो नोड्स के बीच सबसे छोटी दूरी को संग्रहित करता है जहां वह केवल पहले के नोड्स मध्यवर्ती नोड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पाई ऑफ के मैट्रिक्स प्रत्येक चरण के पर दो नोड्स के बीच सबसे छोटे पाथ पर अलग अलग नोड की जानकारी देता है। उदाहरण के लिए डी ऑफ 0 मैट्रिक्स में हम केवल सीधे किनारों की वजन देखते हैं क्योंकि अभी तक कोई मध्यवर्ती नोड उपयोग नहीं किया गया है। पाई ऑफ 0 मैट्रिक्स में प्रत्येक प्रविष्ट निल है क्योंकि अभी इसका कोई मध्यवर्ती नोड नहीं है। जैसे जैसे k बढ़ता है डी ऑफ k मैट्रिक्स में दूरियां कम होती जाती हैं क्योंकि हम अधिक से अधिक मध्यवर्ती नोड का उपयोग कर सकते हैं। पाई ऑफ k मैट्रिक्स में प्रविष्टियां उन नोड्स को इंगित करती है जो सबसे छोटे पथ पर अगले कदम के लिए उपयोग की जाती है। अंत में डी ऑफ n मैट्रिक्स में सभी जोड़ीदारों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है और पाई ऑफ n मैट्रिक्स उन पाथों को पुनः निर्माण करने के लिए उपयोग करता है। हम मैट्रिक्स की श्रृंखला में फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम के क्रमिक सुधार को देख सकते हैं और यह कैसे भी सभी जोड़ीदारों के बीच सबसे छोटे पाथ की गणना करता है। एक निर्देशित ग्राफ में संक्रमणीय क्लोजर एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें दो शीर्षों के बीच एक किनारा तभी होता है जब मूल ग्राफ में उनके बीच कोई पाथ मौजूद हो। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक पहुंचना संभव है या नहीं, बिना इस बात की परवाह किए कि बीच के में कितने किनारे हैं। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम हमें एक संक्रमणीय क्लोजर की गणना करने के लिए सहायता करता है। इस एल्गोरिथम में हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें प्रत्येक सेल में 0 या 1 होता है। एक का अर्थ है कि दो शीर्षों के बीच एक पाथ मौजूद है, जबकि 0 का अर्थ है कि कोई पाथ नहीं है। DFS का उपयोग करके हम प्रत्येक शीर्ष में जिन शीर्षों तक पहुंच सकते हैं उन्हें चिन्हित करते हैं। अंत में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें प्रत्येक सेल से 0 या 1 होगा जो संक्रमणीय क्लोजर को दर्शाता है। एक निर्देशित ग्राफ लेते हैं G जो कि वेक्टर और एज को दर्शाता है V और E से। शीर्ष वेक्टर V 1 से n की वैल्यू लेता है। आप केवल यह निर्धारित करना चाहते हैं कि G में सभी शीर्ष जोड़े I J V में उपस्थित हैं या नहीं। क्या इनके बीच I से J तक का एक पाथ है या नहीं, किनारे के भार की परवाह किए बिना। हम G के संक्रमणीय क्लोजर को ग्राफ G डैश बराबर V, E डैश के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां
ई डैश आई कॉमा जे शीर्ष i से शीर्ष j तक G में एक पाथ है। ग्राफ के लिए संक्रमणी क्लोजर की गणना करना एक तरीका है कि E के प्रत्येक किनारे को 1 का वजन दे और फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम चलाएं। यदि शीर्ष i से j तक का पाथ है तो आपको d ऑफ ij n से कम मिलेगा, अन्यथा आपको d ऑफ ij 1 मिलेगा। ग्राफ के संक्रमणी क्लोजर की गणना करने का एक और समान तरीका है जो व्यवहार में समय और स्थान बचा सकता है। यह विधि फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम में अंकगणितीय संक्रियाओं मिन और धन के स्थान पर तार्किक संक्रियाओं और तार्किक और एंड का प्रतिस्थापन करती है। i, j, k 1 से n की वैल्यू लेते हैं, जिसमें t ऑफ k फॉर ij को 1 के रूप में परिभाषित करें। यदि ग्राफ G में शीर्ष i से शीर्ष j तक का पाथ है जिसमें सभी मध्यवर्ती शीर्ष सेट i से k में है, अन्यथा शून्य है। संक्रमणी क्लोजर G डैश बराबर होगा V E डैश के निर्माण के लिए यदि केवल T ऑफ n फॉर ij बराबर होगा 1 के, तो हमें किनारा भी मिलेगा i, j जो कि E डैश में रखा रहेगा। इसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। T ऑफ n फॉर ij शून्य है यदि i और j बराबर नहीं है और वह एज में भी उपस्थित नहीं है। 1 है यदि i और j बराबर हैं और वो एज में उपस्थित हैं, जो कि k की वैल्यू 1 से अधिक या उसके बराबर के लिए अनुमानित है। इसे हम इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं। T ऑफ k फॉर ij बराबर होंगे T ऑफ k माइनस 1 ij और T ऑफ k माइनस 1 ik एंड T ऑफ k माइनस 1 kj के। फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम की तरह ट्रांजिटिव क्लोजर प्रक्रिया मैट्रिक्स T ऑफ k बराबर होगी T ऑफ k फॉर ij, जो कि गणना करते हुए k के क्रम में आगे बढ़ती है। एक नया मैट्रिक्स T ऑफ 0 बनाएं जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, जिसमें i को हम 1 से n तक की वैल्यू देते हैं। उसी के भीतर हम j को 1 से n तक के लिए भी चलाते हैं। यदि k बराबर होता है j के या फिर i और j ग्राफ G में उपस्थित हैं, तो T ऑफ 0 ऑफ ij बराबर होगा 1 के, अन्यथा T ऑफ 0 ij बराबर होगा 0 के। k के लिए हम 1 से n तक की वैल्यू लेते हैं, जिसमें हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं T ऑफ k माइनस k, जो कि i की वैल्यू 1 से n तक तथा j की वैल्यू 1 से n तक के लिए चलती है, जिसमें हम उसके एंड और वाले रिप्लेसमेंट फॉर्मूला को यूज करते हैं। T ऑफ n को वापस करवाते हैं। यह चित्र ट्रांजिटिव क्लोजर प्रक्रिया द्वारा एक नमूना ग्राफ पर गणना करने के लिए मैट्रिक्स T ऑफ k को दर्शाता है। ट्रांजिटिव क्लोजर प्रक्रिया फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम की तरह बिग ऑफ n क्यूब समय में चलती है। हालांकि कुछ कंप्यूटरों पर एकल बिट मानों पर तार्किक संक्रियाएं पूर्णांक डेटा के शब्दों पर अंकगणितीय संक्रियाओं की तुलना में तेजी से निष्पादित होती हैं। इसके अलावा क्योंकि प्रत्यक्ष संक्रमणी क्लोजर एल्गोरिथम केवल बूलियन मानों का उपयोग करता है, न कि पूर्णांक मानों की, इसलिए इसके स्थान आवश्यकता फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम की तुलना में कंप्यूटर स्टोरेज के एक शब्द के आकार के अनुरूप है। संक्रमणी क्लोजर के अनुप्रयोग इस प्रकार से हैं। पहुंचनीयता विश्लेषण, यह जांचने के लिए कि एक ग्राफ में एक शीर्ष दूसरे शीर्ष से पहुंच सकता है या नहीं। रेखांकन एल्गोरिथम, कुछ रेखांकन एल्गोरिथम संक्रमणी क्लोजर का उपयोग करते हैं। डेटाबेस प्रबंधन, डेटाबेस में संबंधों का विश्लेषण करने के लिए। संक्रमणी क्लोजर की सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि समय जटिलता जो कि अधिक है, स्थान जटिलता बिग ऑफ n स्क्वायर है जो कि आवश्यकता से अधिक है। संक्रमणी क्लोजर के विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं।
कुछ विशिष्ट स्थितियों में हम अन्य एल्गोरिदम को अधिक कुशल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। विरल ग्राफ, ऐसा ग्राफ जहां किनारों की संख्या शीर्षों की संख्या के वर्ग से बहुत कम होती है, जिसके लिए एडजेस, लिस्ट प्रतिनिधित्व और डीएफएस का उपयोग अधिक कुशल हो सकता है। दिशात्मक असिंचित ग्राफ DAG के लिए टोपोलॉजिकल सेटिंग का उपयोग करके संक्रमणी क्लोजर को अधिक कुशलता से गणित किया जा सकता है। फ्लॉयड और वॉर्शल एल्गोरिदम का उपयोग करके हम न केवल दो नोड्स के बीच छोटे पाथ की लंबाई की गणना कर सकते हैं, बल्कि ग्राफ में ऋणात्मक चक्र की उपस्थिति को भी पता लगा सकते हैं। ऋणात्मक चक्र क्या है? एक ऋणात्मक चक्र एक ऐसा चक्र होता है जिसमें किनारों की वजन का कुल योग ऋणात्मक होता है। यदि किसी ग्राफ में ऋणात्मक चक्र होता है तो उस ग्राफ में सबसे छोटा पथ अनंत हो जाता है, क्योंकि हम चक्र को अनंत बार दोहराकर पथ की लंबाई को अनंत तक कम कर सकते हैं। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम का उपयोग करके ऋणात्मक चक्र का पता लगाना अंत में हमें एक डी मैट्रिक्स प्रविष्ट कराता है, जो कि नोड i से j तक का सबसे छोटा पाथ की लंबाई को दर्शाती है। यदि किसी भी i के लिए d ऑफ i j छोटा है 0 से, तो ग्राफ में एक ऋणात्मक चक्र है। इसका कारण है कि d ऑफ i j नोड i से स्वयं तक जाने के लिए सबसे छोटे पाथ की लंबाई को दर्शाता है। यदि यह मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि नोड i से शुरू होकर वह नोड वापस i पर आने के लिए एक ऐसा पाथ है जिसका कुल वजन ऋणात्मक है, जो कि एक ऋणात्मक चक्र को इंगित करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है और हमने फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम चलाया है। यदि हमें d 2 बराबर -5 मिलता है तो इसका अर्थ है कि नोड 2 से शुरू होकर वापस नोड 2 पर आने के लिए एक ऐसा पाथ है जिसका कुल वजन -5 है, जो कि एक ऋणात्मक चक्र को इंगित करता है। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम के अंत में प्राप्त मैट्रिक्स D हमें ग्राफ के शीर्षों की संख्या तथा छोटे पाथ की लंबाई को दर्शाने में मदद करती है। यदि किसी भी i के लिए d 0 से कम है तो ग्राफ में एक ऋणात्मक चक्र मौजूद है। सबसे छोटा पाथ समस्या एल्गोरिदम ग्राफ में किसी भी दो नोड के बीच सबसे छोटे पाथ को खोजने में सीधा तरीका है। यह हमें व्यापार मार्ग खोजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उपयोग करने में मदद करता है। नेटवर्क रूटिंग में भी यह हमारी सहायता करता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS में इस एल्गोरिदम का उपयोग दो स्थानों के बीच सबसे छोटी दूरी वाले मार्ग को खोजने में हमारी सहायता करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हमारे पास इसकी कुशल उपयोग दर्शाते हुए मौजूद हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एल्गोरिदम में इस एल्गोरिदम का उपयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। समय जटिलता एल्गोरिदम की समय जटिलता को बिग O ऑफ V क्यूब में दिखाता है। बड़े ग्राफ के लिए यह एल्गोरिदम काफ़ी धीमा होता है। एल्गोरिदम को V क्यूब V एक अतिरिक्त मैट्रिक्स बनाने की आवश्यकता होती है, जो बड़े ग्राफ के लिए काफ़ी मेमोरी का उपयोग कर सकता है। ऋणात्मक चक्र के लिए यह एल्गोरिदम सबसे छोटे पाथ को नहीं खोज पाता है। एल्गोरिदम केवल वजनदार ग्राफ के लिए लागू होता है। अनावश्यक ग्राफ के लिए अन्य एल्गोरिदम अधिक कुशल हो जाते हैं। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम एक शक्तिशाली और बहुउपयोगी उपकरण है, जो हमें किसी भी वेटेड ग्राफ में सभी जोड़े शॉर्टेस्ट पाथ को खोजने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसकी समय जटिलता बिग O ऑफ N क्यूब है, जो इसे मध्यम आकार के ग्राफ के लिए व्यवहारिक बनाता है। यह एल्गोरिदम न केवल शॉर्टेस्ट पाथ की गणना करने में उपयोगी है, बल्कि ट्रांजिटिव क्लोजर और अन्य समस्याओं को हल करने में भी सहायक है। आशा करती हूँ कि यह व्याख्यान आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। धन्यवाद।